भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियाँ, प्रशासनिक ढांचा एवं सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ। भारत के विशाल साम्राज्य पर अधिकार कर लेने के पश्चात भारत पर नियंत्रण रखने और प्रशासनिक ढांचे को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए ब्रिटिशों ने बार बार अपनी राजनीतिक तथा आर्थिक नीतियों को परिवर्तित किया, क्योंकि प्रारंभ में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का मूल उद्देश्य ही यही था कि यहाँ के संसाधनों का दोहन करके लाभ कमाया जा सके। इसी उद्देश्य हेतु भारत को उपनिवेश के रूप में तैयार किया गया। R.P. दत्त ने अपनी पुस्तक ऐतिहासिक कृत इंडिया टुडे में भारतीय औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण किया है। उपनिवेशवाद के जो चरण थे, पहला चरण 757 से 1813 ईस्वी में वाणिज्यिक चरण था और दूसरा चरण औद्योगिक पूंजीवादी चरण था 1813 से 1857 ईस्वी तक, और तीसरा चरण था वित्तीय पूंजीवादी चरण 1858 से 1947 ईस्वी तक। वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813 ईस्वी में जो इसके उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव, अधिकतम राजस्व वसूली की जिसे व्यापार में निवेश किया जा सके। भारत में 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध के पश्चात ब्रिटिश उपनिवेशवाद का आरंभ माना जाता है। इस चरण में ब्रिटिश कंपनी का एकमात्र उद्देश्य व्यापारिक लाभ कमाना था। इसके लिए ब्रिटिश कंपनी ने सर्वप्रथम यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली डच फ्रांसीसी को पराजित किया। ब्रिटिश कंपनी को व्यापार में अधिकाधिक लाभ हो, इसके लिए जरूरी था कि भारत के व्यापार पर उसका एक अधिकार हो और वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए पूंजी भी भारतीय राजस्व से ही प्राप्त हो। पूंजी प्राप्त करने के लिए प्लासी के युद्ध एवं बक्सर के युद्ध के परिणाम में ब्रिटिश कंपनी की बहुत अधिक सहायता की। बंगाल पर अधिकार के फलस्वरूप भारतीय वस्तु की खरीद के लिए बंगाल के राजस्व से प्राप्त धन का उपयोग होने लगा, जिससे धन का बहिर्गमन शुरू हो गया। इस चरण में हस्तशिल्प उद्योगों को हतोत्साहित कर देसी बुनकर पर अत्याचार कर लागत मूल्य से भी कम कीमत पर कपड़ों और वस्तुओं की खरीदी की जाने लगी। इस प्रकार कंपनी के अत्याचार से उद्योग धंधों का पतन हुआ और अधिकाधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर होती चली गई। अतः उपनिवेशवाद के इस चरण में कंपनी का एकमात्र उद्देश्य यहाँ से धन लूटना रहा। प्रसिद्ध इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने टिप्पणी की, अब बंगाल में खुला तथा बेशरम लूट का काल आरंभ हुआ। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार K.M. पणिक्कर ने 1765 से 1772 ईस्वी के काल को डाकू राज्य की संज्ञा दी। भू राजस्व व्यवस्था, इजारेदारी प्रथा, फार्मिंग सिस्टम। 1772 ईस्वी में वॉरेन हास्टिंग ने फार्मिंग सिस्टम को लागू किया। इसका अर्थ था कि भू राजस्व की वसूली के लिए नीलामी पद्धति को अपनाना। जो नीलामी में अधिक बोली लगाता था उसे भू राजस्व की वसूली का ठेका मिल जाता था। दुष्प्रभाव, इस भू राजस्व की रकम तो बढ़ गई, परंतु वास्तविक वसूली प्रतिवर्ष घटती बढ़ती रहती थी। भू राजस्व की बोली लगाने के लिए अलग अलग जगह से जमींदारों का आगमन होने लगा। ये जमींदार स्थानीय किसान के प्रति संवेदनहीन होते थे। परिणामतः कृषि अर्थव्यवस्था क्षतिग्रस्त होती चली गई। भू राजस्व की नीतियों में सुधार करने के लिए 1786 ईस्वी में राजस्व बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई, जिसकी अनुशंसा पर 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया। 1790 से 91 ईस्वी में इसने भू राजस्व वसूली की नई व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त लागू की। यह 10 वर्षीय व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था, इस्तेमारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। लगान वसूलने की अभी तक की व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि कर संग्रहकर्ता जमींदारों को मनाए जाए या रैयतवाड़ियों को। इस व्यवस्था में लगान वसूलने की जिम्मेदारी जमींदारों को सौंप दी गई। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के प्रमुख तत्व 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को स्थायी कर दिया। भू राजस्व को हमेशा के लिए निर्धारित कर दिया गया, जो जमींदारों को प्रति वर्ष देना पड़ता था। लगान वसूली का 10/11 भाग सरकार को तथा शेष 1/11 भाग जमींदार स्वयं के लिए रखता था। समस्या, इस व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जमींदार किसानों से कितना लगान वसूले
करे यह स्पष्ट नहीं था, जिसके कारण जमींदार किसान से अधिक लगान वसूला करते थे, जिसका फायदा जमींदार को स्वयं होता था। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भूभाग पर लागू थी, जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र एवं उत्तर प्रदेश के बनारस को शामिल किया गया था। स्थायी बंदोबस्त का प्रभाव। जमींदारों को लगान वसूली का अधिकार मिलने से किसानों का शोषण बढ़ गया। सूर्यास्त नियम। इस व्यवस्था ने दूरवासी जमींदारों की हिस्सेदारी बढ़ाई। किसानों के शोषण से उत्पादकता घट गई तथा अकाल जैसी स्थितियां पैदा हुई। सूर्यास्त का नियम 1794 ईस्वी में सूर्यास्त कानून लाया गया, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि यदि लगान पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकारी कोष में जमा नहीं किया जाएगा तो जमींदारी नीलाम हो जाएगी। न्यायिक व्यवस्था। वॉरेन हॉस्टिंग ने न्याय व्यवस्था में सुधार कर जिला स्तर पर जिला न्यायालय की स्थापना की। सिविल न्यायालय का प्रधान जिला कलेक्टर होता था, वहीं फौजदारी न्यायालय का प्रधान मुस्लिम विधि व्यवस्था का विशेषज्ञ होता था। उसके ऊपर सदर निजामत अदालत एक भारतीय अधिकारी के अंतर्गत और सदर दीवानी अदालत गवर्नर जनरल की परिषद के अंतर्गत थी। भारत में परंपरागत हिंदू एवं मुस्लिम विधियों का संग्रह पंडितों एवं उलेमाओं की सहायता से तैयार करवाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में कई प्रशासनिक सुधार किए गए। यह वह काल था जब ब्रिटिश साम्राज्य अपने उपनिवेश अमेरिका को खो चुका था और भारत पर अपना पूर्णतः नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल और फौजदारी दोनों प्रकार के न्यायालयों को पूरी श्रृंखला स्थापित की। सिविल और फौजदारी। किंग इन काउंसिल, सदर दीवानी अदालत, जिला न्यायालय, रजिस्ट्रार मुंसिफ। फौजदारी। सदर निजामत अदालत, सर्किट कोर्ट और जिला अदालत। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड लाकर उसने सिविल न्यायालय से कलेक्टर को हटा कर जिला जज की नियुक्ति की। इस प्रकार उसने शक्ति का पृथक्करण किया। उसने कुछ क्रूर मुस्लिम नीतियों में बदलाव किया। अन्य सुधार। सिविल सेवा का जनक। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। उसने जिला कलेक्टर को न्यायिक कार्य से पृथक कर केवल राजस्व संग्रह का अधिकार दिया। कलेक्टर के मासिक वेतन को बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया। इसके अतिरिक्त उसे वसूल की गई रकम का 1% कमीशन के रूप में मिलता रहा। सामाजिक नीतियाँ। जैसा कि हम जानते हैं कि इस काल में कंपनी का उद्देश्य अपने दायित्व को सीमित रखना था ताकि अतिरिक्त खर्चों में कटौती की जा सके। अतः इस चरण में ब्रिटिश सामाजिक सुधार से दूर रहे। सांस्कृतिक नीतियाँ। इस काल में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा भारत के संदर्भ में जिस सांस्कृतिक नीति पर बल दिया गया उसे प्राच्यवाद के नाम से जाना गया। प्राच्यवाद के निम्नलिखित पहलू थे। भारतीय परंपरा और संस्कृति के अन्वेषण पर बल दिया गया। इस उद्देश्य से 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। भारतीय विधियों का संग्रह किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि भारत में शासन करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय रीति रिवाज एवं परंपरा का ज्ञान हो। औद्योगिक पूंजीवाद का चरण 1813 से 1858। इसका उद्देश्य था भारत को तैयार माल के आयातक एवं कच्चे माल के निर्यातक के रूप में तब्दील करना। इस काल में ब्रिटिश का भारत के संदर्भ में उद्देश्य बदल गया। यह वह काल था जब ब्रिटेन में औद्योगिक पूंजीवाद का विकास अपने जोरों पर था। 1765 से 80 तक ब्रिटेन में अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हुए, जैसे कताई मशीन, स्टीम इंजन आदि। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कारखानों में निर्मित ब्रिटिश वस्तुओं के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता पड़ी। 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने चार्टर पारित करके भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। चाय और चीन से व्यापार को छोड़कर कंपनी का भारतीय क्षेत्र से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और भारत का दरवाजा ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया गया। अतः ब्रिटिश कंपनी वाणिज्यिक पूंजीवाद की जगह औद्योगिक पूंजीवाद के तहत हित में काम करती थी। अतः बदलते हुए हित के संदर्भ में भारत के संबंध में ब्रिटिश की प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियाँ भी बदली गई। प्रशासनिक नीतियाँ। इस चरण में भारत के संदर्भ में कंपनी का औपनिवेशिक हित बदल गया था, इसलिए अब जरूरत थी प्रशासन की संरचना में व्यापक सुधार एवं परिवर्तन लाना। इस क्रम में निम्नलिखित कदम उठाए गए। कानून व्यवस्था। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारी
के भंडारी समुदाय के लुटेरों का दमन किया। वहीं विलियम बेकेट के काल में कर्नल स्लीमैन ने ठगी पद्धति पर अंकुश लगाने के लिए एक कदम उठाया। भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन। इस काल में पूंजीवादी हितों से प्रेरित होकर भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। एक तरफ भारत सरकारी जरूरतें थी अधिक राजस्व की प्राप्ति, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश पूंजीपति चाहते थे कि भू राजस्व का दबाव सीमित रहे ताकि भारतीय किसानों की क्रय शक्ति बनी रहे। इन दोनों हितों के बीच सामंजस्य लाना मुश्किल हो गया। अतः अंत में इस बात पर सहमति हुई कि जमींदारों को भू राजस्व वसूली से दूर रखा जाए। इस काल में भू राजस्व प्रबंधन में दो भिन्न प्रकार की पद्धतियाँ विकसित हुई। उन्हें हम रैयतवाड़ी महालवाड़ी पद्धति के नाम से जानते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरे ने मद्रास में लागू किया 1792 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार कर्नल रीड द्वारा 12 महल जिले में लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी माना गया। इस व्यवस्था में लगान जमा करने का दायित्व भी किसानों को ही सौंपा गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं किया गया। लगभग प्रत्येक 20-30 वर्ष में इसका पुनर्निर्धारण किया जाता था और तब आमतौर पर मालगुजारी बढ़ा दी जाती थी। यदि किसान निर्धारित लगान को जमा करने में असफल होता तो उसे भू स्वामित्व से वंचित कर दिया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के पीछे दो घोषित उद्देश्य थे: सरकार की आय में वृद्धि और रैयतों की सुरक्षा। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई तथा 1858 ईस्वी तक यह संपूर्ण दक्कन क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में भी लागू हो गई। यह व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भूभाग पर लागू थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की समाप्ति के कारण अधिकांश क्षेत्रों में निर्धारित मालगुजारी अधिक हुआ करती थी। किसान अच्छे मौसम में भी लगान चुकाने में असमर्थ होते थे। जैसे मद्रास में सरकार ने कुल उत्पादन का 45 से 55% भाग मालगुजारी के रूप में मांगा। बम्बई ने भी इस अधिक बुरी स्थिति थी। मालगुजारी बढ़ाने का अधिकार सरकार ने अपने हाथों में रखा था। रैयत की फसल नष्ट हो जाने पर भी मालगुजारी का भुगतान करना पड़ता था। मालगुजारी न चुकाने की स्थिति में भू स्वामित्व से वंचित कर दिया जाता था। 1854 ईस्वी में मद्रास यातना आयोग ने इस व्यवस्था की कमियों को उजागर किया। सरकार द्वारा इस व्यवस्था को इसलिए लागू किया गया कि बिचौलिए जमींदारों को लगान वसूली से दूर रखा जाए, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में यही कमी थी कि अधिक वसूली का लाभ जमींदारों को ही होता था। अतः सरकार आय में वृद्धि का लगभग स्वयं लेने के लिए इस व्यवस्था को लागू की। महलबाड़ी बंदोबस्त। महाल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गवाह। इस पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था का प्रबंधन अलग अलग गांवों या जागीरों महालों के आधार पर उन जमींदारों या उन परिवारों के मुखिया के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से उस गांव या महाल का भूस्वामी होने का दावा करते थे। 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने इस भूमि व्यवस्था का सूत्रपात किया। 1822 ईस्वी में इस व्यवस्था को कानूनी स्वरूप प्रदान किया गया। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन ने के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। यह पद्धति उत्तर भारत, गंगा के दोआब के पश्चिमोत्तर प्रांत, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ क्षेत्रों में लागू की गई। यह व्यवस्था संपूर्ण भारत के लगभग 30% भूभाग पर लागू थी। महलबाड़ी व्यवस्था में दोष। महल के मुखिया या प्रधान को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार महल के मुखिया के पास था। सरकार तथा किसान के प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गए। जमीन की खरीद बिक्री होने लगी।